तो जो मैं कह रहा हूँ शालिनी जी, अब जी मुझे सर। लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा लगभग। फिर भी यदि आपको लग रहा हो कि नहीं आपको परेशानी है तो बताएं। सर, एक बात और बोले, हम दर्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। हमारे जैसे विषय क्या है, गौतम बुद्ध पर आधारित महाकाव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन। हमने दर्शन लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ नहीं, गौतम बुद्ध पर आधारित आपने महाकाव्यों का अध्ययन हाँ किया है। तो अध्ययन किया है तो आपका देखिए ऐसा है आलोचनात्मक ना, अध्ययन, ये मैंने विषय सोचा है। आलोचनात्मक अध्ययन किया है वो अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फिर जो है आपका दूसरा वेरिएबल कौन सा है? पर काव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन, तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा ऐसा करते हैं शालिनी जी, देखिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। जो भी रिसर्च पेपर को लेकर आप लोगों की समस्याएं हैं, उनको लेकर जी के आप एक अलग सेशन रख दीजिएगा अनौपचारिक, तो हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है? और जहाँ तक अभी शालिनी किसी का माइक ऑन है उसको बंद कराइए प्लीज। तो जो शालिनी जी कह रही हैं, शालिनी जी देखिए आपको दूसरा कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है? जी या सर। तो ऐतिहासिकता या फिर उनका दर्शन, कहीं ना कहीं तो आपको क्या चीज खोज रहे हैं, आलोचना खोजना पड़ेगा। आप किस चीज को खोज रहे हैं? भाई गौतम बुद्ध के महाकाव्यों में, गौतम बुद्ध पर रचित महाकाव्यों में आप क्या खोजना चाहती हैं? सर, ये करुणा उनकी। मेरा प्रश्न है। जी सर। करुणा खोजना चाहती हैं तो फिर आप उसमें ये चीज लिखिए ना कि मैं उनके जो करुणा संबंधी विचार हैं जी। उनको देखना चाहती हूँ, तो फिर आपकी परिकल्पना परिवर्तित हो जाएगी। आप ये लिखेंगी कि गौतम बुद्ध के जीवन पर रचित हिंदी महाकाव्यों में उनके हम्म। करुणा संबंधी विचारों का अध्ययन। ठीक है? उन समझ करुणा रही हैं आप? संबंधित विचारों का अध्ययन। जी सर, बहुत आभार, समझ गए अब हम। आप समझ गए? आप चलिए। जी जी तो जी सर। हम अब हम लोग प्रयास जिस, करते हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हैं। यस सर। हाँ बताएं। सर मैं विषय दिव्या पर रहे शर्मा हम। हाँ दिव्या जी बताएं। सर। सर मेरा प्रश्न ये था कि अगर हरिशंकर परसाई जी पे रिसर्च पेपर लिखना हो तो क्या क्या संभावनाएं हैं सर? देखिए परसाई जी पे आप क्या खोजना चाहती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है? तो पहले तो आप ये देखिए ना, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मतलब हमको हरिशंकर परसाई जी पर लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, आपको क्या खोजना है परसाई जी में? ये आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप परसाई जी में खोजना क्या चाहती हैं? उनकी व्यंग्यात्मक शैली को देखना चाहती हैं, या उनकी संवेदना को देखना चाहती हैं, या उनकी सामाजिक दृष्टि को देखना चाहती हैं, या उनके राजनैतिक व्यंग्यों पर देख बात करना चाहती हैं? आप क्या क्या खोजना चाहती हैं? आपका दूसरा वेरिएबल क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप लोगों को यस जब सर। रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास मैंने ली थी, तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए वेरिएबल तो आपको खोजना पड़ेगा। मतलब आपने एक तो चुन लिया कि भाई मुझे इनमें खोजना है, लेकिन उनमें क्या खोजना है ये तो आप अपना डिसाइड करें पहले सभी लोग, कि मैं इसमें ये खोजना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं, तो अब ब्लॉग में हमने ये डिसाइड किया है कि भाई हमें ब्लॉग में ये देखना है कि ब्लॉग विधा है या ब्लॉग माध्यम है। हम विधा मानकर चल रहे हैं, अगर विधा नहीं निकलेगी तो हम उसको माध्यम मान लेंगे, और अगर माध्यम मानकर चल रहे हैं तो अगर माध्यम बनेगा तो हम कह देंगे भाई माध्यम है। तो जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो तो बाद में आएगा ना, हम या तो विधा मानकर चलना पड़ेगा या माध्यम मानकर चलना पड़ेगा। अगर हम विधा मानकर चल रहे हैं ब्लॉक को, तो ब्लॉक के अंतर्गत विधा के जो मानदंड हैं, फिर विधा तो कौन सी विधा, वो मैंने कहा आपसे डायरी लेखन। तो डायरी लेखन के जो मानदंड हैं, क्या ब्लॉग उनको फुलफिल करता है? अगर ब्लॉग उन मानदंडों पर खरा उतरता है तो ब्लॉग एक डायरी विधा के अंतर्गत शामिल माना जाएगा, और अगर उन मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो फिर उनके अंतर्गत शामिल नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं दिव्या जी? जी सर। आपका प्रश्न बचा हुआ है अभी कि आगे बढ़े हम लोग? सर हो गए आप सर। लोग देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने जैसा आपसे हमेशा कहा है, देखिए
किसी भी लिखने पढ़ने के काम में जहां भी आपको मेरी आवश्यकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे शोध छात्र हैं या नहीं हैं, ठीक है? यदि आपके शोध निर्देशक आपको ये अनुमति देंगे कि वो आप मुझसे इस विषय पर, किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, तो आप लोग निसंकोच कभी भी आ सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक के लिए उसके छात्र जो है वो उसकी थाती होते हैं। मैं कितना अच्छा शिक्षक हूँ ये आप लोग तय करेंगे। मेरे कहने मात्र से मैं अच्छा शिक्षक नहीं बन जाऊँगा। लेकिन आप लोग जब पहुँचेंगे और आप लोगों की प्रतिभा जब लोगों के सामने आएगी, तब लोग अपने आप मुझे अच्छा शिक्षक मान लेंगे। द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता यदि अर्जुन नहीं होते, ठीक है? तो एक शिक्षक की जो थाती होती है, जो पहचान होती है, वो उसके शिष्य होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जब भी आपको आवश्यकता पड़े, मैं उपस्थित हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने शोध से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए एक अनौपचारिक सत्र रखा था, आप सभी लोगों की जो भी शोध पत्र से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए आप लोग चाहें तो एक कोई किसी दिन रख लीजिएगा एक सेशन, हम लोग बैठ लेंगे, बात करेंगे। सभी के जो शोध पत्र हैं उस पर जो भी मेरा सोचना है या जो मैं समझता हूँ जितना, वो आप सभी के समक्ष रखूँ। ठीक है? सर मैं विश्वजीत सोनकर सर। हाँ, विश्वजीत जी बताएं। सर मैं ये जानकारी करना चाहता था सर, शोध पत्र जो अभी तक मैंने देखा सर, उसमें सर जो आप स्टेप बताए थे, ये जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन और परिकल्पना, समीक्षा, साहित्य, शोध प्रविधि, सीमांकन, निष्कर्ष, सुझाव, संदर्भ, ग्रंथ सूची वगैरह, क्या सर और जो मैं शोध पत्र देखा उसमें सर ये हेडिंग वाइज नहीं थे, क्या ये इन हेडिंगों का उसमें हेडिंग की डाला जा सकता है? नहीं, हेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जी जरूरी जी नहीं है कि आप शीर्षक के रूप में उनका प्रयोग ही करें, लेकिन जी ये जी चीजें आपके पूरे आर्टिकल में या आपके रिसर्च पेपर में दिखाई देनी चाहिए कि आप क्या खोज रहे हैं। अगर सामने वाले को यही पता नहीं चलेगा, आपको परिकल्पना तो हाईलाइट करनी पड़ेगी ना। तो मान लीजिए अगर कल को आप विश्वविद्यालय में अपना पीपीटी पे प्रेजेंटेशन देंगे, तो ये आप मान कर चलिए कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आप बताएंगे कि आपने क्या पृष्ठभूमि उठाई, जिसकी वजह से कैसे आपकी परिकल्पना निकल करके आई, फिर आपने उस पर क्या काम किया, क्या शोध प्रविधि है, और उस शोध प्रविधि से जो है किस प्रकार से आपने आगे काम किया। तो ये एक बहुत सर, महत्वपूर्ण जैसे इनको चीज अगर हाईलाइट कर दिया जाए उसमें शोध पत्र में तो कितने कोई दिक्कत? हाँ, नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मेरा एक रिसर्च पेपर है, मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था, ठीक है? मैं देखूँगा अगर जी उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है मेरे पास, अगर सॉफ्ट कॉपी हुई तो मैं आप लोगों को भेज दूँगा। उसमें है सब चीज़ें, ठीक है? जैसे सर, उसमें ठीक है, ओके सर। सर निवेदन है सर, उसको सर भेजना जरूर सर, मुझे अच्छा लगेगा देखने। नहीं, मैंने सोचा था कि उसको भेजूँगा, लेकिन समस्या सिर्फ ये आ रही है कि उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है मेरे पास। मैं देखता हूँ, अगर सॉफ्ट कॉपी हो जाती है, तो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? जी कोई ओके सर, समस्या नहीं धन्यवाद है, सर। आप लोग बिल्कुल परेशान मत, ठीक है? अब ओके आते सर, हैं ओके। दूसरे प्रश्न पर, इससे भी आपके रिसर्च पेपर को बहुत सहायता मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देखिए, दूसरा मैंने जो प्रश्न एक उठाया था ब्लॉग को लेकर के, जो आमतौर पर चर्चा में रहता है कि ब्लॉग को साहित्य स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, ठीक है? तो अब ये प्रश्न हिंदी ब्लॉगिंग के भीतर और ब्लॉगों के बाहर जो और साहित्यकार हैं, ये सवाल बार-बार उठता है कि ब्लॉग लेखन साहित्य है या नहीं है? और फिर अगर है तो साहित्य में इसका कितना योगदान है? अलग-अलग मंचों पर इसका कई बार अलग-अलग उत्तर दिया गया है, और सीधी-सी बात है कि जिस प्रकार का समूह होता है, प्रश्न का उत्तर भी उसी प्रकार से हमें मिलता है। जैसे एक अगर आप जो भी ब्लॉग लेखक हैं, अगर उनके बीच में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस सर्वसम्मति से ये प्रश्न पास हो जाएगा कि हाँ सर भाई ठीक। अकाउंट खुलवाना है। किसको? आवाज आ रही है आपकी, बताएं। क्या सर? हाँ यहाँ का बताएं। ना? हाँ, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। हाँ सर बताएं, आपकी आवाज आ रही है। सर वो बैंक में है, वो वहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको म्यूट कर दीजिए म्यूट शिवम कर जी। जी सर, म्यूट कर दीजिए। ये है कुल मिला करके कि मेरा जो है रख लिया गया।
चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हाँ बताएं। सर मैं इंदु प्रताप। मेरा बताएं। प्रश्न है सर, हिंदी साहित्य में किसी किन्हीं दो विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है सर, जैसे भूमक भूमक कवियों की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने कभी भी कुछ भी कोई ऐसे दो ले लिए और अपना जो है उसे दो वेरिएबल लेकर के उनकी तुलना करा दी, अलग अलग बिंदुओं पे आपके साहित्यिक मानदंड होंगे उन बिंदुओं सर पर भूमक तुलना सर करें। भूमक का भूमंडल मंडल कमीशन 90 के दशक के बाद जो आया था, उसमें सर बहुत सारे कवि हैं, इसको सीमांकन कर सकते हैं सर इसका। अब देखिए ऐसा है ना कि अब ये एक राजनीतिक विचारधारा है, तो इस पर जो है कितने कवियों ने लिखा, क्या लिखा, तो ये आपको खोजना पड़ेगा पहले। अब मंडल कमीशन में क्या उन्होंने सिफारिशें की थी और उसको किस प्रकार से जो है वो कवियों ने अपनी वाणी में अभिव्यक्ति दी है, इन दोनों जी का सर। आप अध्ययन कर सकते हैं। ये चीज है, तो आपका ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा। आप ये लिख सकते हैं कि हिंदी कवियों में मंडल कमीशन की सिफारिशों का अध्ययन या प्रभाव के प्रभाव का अध्ययन, इस तरह से कर सकते हैं आप। जी सर। जी सर। तो पहले आप मंडल कमीशन के जो भी आपके सिफारिशें थी उनको आप पहले मेंशन करेंगे, फिर किन किन कवियों को लेकर के चल रहे हैं, किस आधार पे आपने उनका चयन किया है, ये आपको बताना होगा। और उसके बाद जो है फिर आप आगे बढ़ेंगे उससे, और जी फिर सर, ये धन्यवाद सर। सिफारिशों को खोजने का। ठीक। ठीक है सर। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि साहित्य है या नहीं है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो निर्भर करता है। अब अगर आप ब्लॉग लेखकों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये साहित्य है या नहीं है, तो वो कहते हैं साहित्य है। यदि आप साहित्यकारों के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ब्लॉग लेखन को या ब्लॉग को साहित्य नहीं मानते। अब हमें जब इस पे बात करनी है कि ब्लॉग लेखन साहित्य है या नहीं है, तो अगर हम अपनी परिकल्पना ये बना लें, मैं जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कि हम ये मानकर चलते हैं कि ब्लॉग लेखक कह रहे हैं कि साहित्य है और हमको प्रथम दृष्टया उसमें कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण इत्यादि दिख रहे हैं, तो एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि हम ये अपनी परिकल्पना बना लेते हैं कि ब्लॉग लेखन साहित्य है। अब अगर साहित्य है तो दूसरा वर्ग कह रहा है साहित्य नहीं है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि साहित्य है अथवा नहीं है? तो उसका एक बहुत सिंपल सा, एक सामान्य सा तरीका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपकी परिकल्पना बनी कि ब्लॉग जो है वो साहित्य की कोटि में आते हैं। जब आपने ये अपनी परिकल्पना निर्धारित कर ली कि ब्लॉग साहित्य की कोटि में आते हैं, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि फिर साहित्य क्या है? तो पहले तो आप ये देखेंगे कि जो साहित्य की परिभाषा है कि हितेन सहेति साहित्यम तस्य भाव साहित्यम, तो क्या वो साहित्य की परिभाषा पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है? ठीक है। तो एक तो पहला तो ये है कि वो क्या किसी के हित में है या नहीं है, क्या कोई संदेश दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक मोटा मोटा कि भाई साहित्य है ये। अब इसके बाद देखिए फिर आप आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरे बिंदु पर इस तरह से आते हैं कि मैं आपको जो है दो कविताएं सुनाता हूँ। ठीक है। तो जैसे एक कविता ये है कि यह निश्चय अब नहीं डरूंगा, अपने पथ से नहीं डरूंगा, यह निश्चय अब नहीं डरूंगा। यह सृष्टि रही विस्तीर्ण विविध दिक उदित विदित अनुक्रम अशेष हैं, कार्य प्रचुर कारक अनंत, कैसे हो निर्णय पर प्रवेश है, लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक पर क्यों अनुपस्थित, लक्ष्य लक्षण जग कोलाहल से हो तटस्थ, भटकन निशांत एकांत, भ्रमण दिशा मिली जब अवसर, अंकुर बढ़ते पग हैं नहीं रुकूंगा, यह निश्चय अब नहीं डरूंगा। एक तो ये कविता है। ठीक है। अब इसी तरह की एक दूसरी कविता मैं आपको सुनाऊं जो मुझे पसंद है। तो उस कविता को जब आप सुनेंगे तो आपको, जैसे ये कविता है कि वो
महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। ये दो कविताएं मैंने आपको सुनाई, दोनों ही कविताएं, क्योंकि मेरा पसंदीदा जो रस है वो वीर रस है, तो मुझे बहुत कविता पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको दो कविताएं सुनाई। अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कोई मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी कविता ब्लॉक की लिखी हुई है और कौन सी कविता जो है वो प्रकाशित है। कोई भी एक दो व्यक्ति बताए, या दोनों प्रकाशित हैं या दोनों ब्लॉक की कविताएं हैं, बोलिए। सर मुझे लग रहा है पहली प्रकाशित है और दूसरी ब्लॉक की कविता है शायद। हाँ, नाम बता दिया करिए जिससे मैं समझ सकूं कौन बोल रहा है। सर सिमरन तिवारी। ठीक है सिमरन, और कोई? और कोई बताएं। सिमरन जी का कहना यह है कि पहली कविता जो मैंने सुनाई, यह निश्चय अब नहीं डरूंगा, ये जो है प्रकाशित कविता है, और जो गोरा वाली कविता सुनाई वो ब्लॉक की कविता है। किसी और को इसमें कोई संशोधन करना है? सर मैं आकाश पाल। हाँ, और सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कविता अगर पढ़ी जाए और हम ये ना देखें कि कहाँ पर प्रकाशित है या नहीं है, तो हम ऐसे निर्धारण नहीं कर सकते। सर मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और कोई? और कोई व्यक्ति? इन दोनों के अलावा कोई तीसरा मत हो किसी का? सर मुझे भी लगता है कि ऐसे कैसे निर्धारित कर दिया जाए। ये तो एक दोनों ही मत हो गया। मैंने कहा इन दोनों के, वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सही बोलिए, मैं इसमें जो है कोई उस तरह का नहीं है। मेरा कहना ये है, आपको अंदाजा क्या लग रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ कि पहली कविता ब्लॉक की है या दूसरी कविता ब्लॉक की है, या दोनों कविताएं ब्लॉक की हैं, या दोनों कविताएं प्रकाशित कविताएं हैं। आपका अनुमान क्या है? मैं अनुमान पूछ रहा हूँ, प्रामाणिकता नहीं चाहिए मुझे। सर मैं विनीत अवस्थी, मुझे लगता है दोनों प्रकाशित हैं। ठीक, और कोई इसके अलावा? बोलिए, इसके अलावा किसी और का कोई तीसरा मत है किसी का? अरे बोलिए, ऑनलाइन में तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, वो ऊपर से हमारे कुलपति महोदय रिकॉर्ड करा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। आप बोल सकते हैं, बेझिझक बताएं। देखिए, जब चर्चा होती है ना तभी कुछ नया निकलता है। और किसी को कोई लग रहा हो, कोई और कहना चाहता हो कि नहीं पहली वाली ब्लॉक की है और दूसरी वाली प्रकाशित है? कोई नहीं? हाँ, आप जो कह देंगे वही सही है, क्या ये ना? बोलिए राम सुधी जी। सर मुझे तो लग रहा है कि पहली वाली ब्लॉक की है और दूसरी वाली प्रिंट है, क्योंकि उसमें जो शब्दों का एक प्रयोग किया गया है, उसमें लग रहा है कि एक कवि जो है पहले वाली कविता में, वो उन शब्दों को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ करके एक उत्साह पैदा कर रहा है जिसको साहित्य में सभी के लिए नहीं बनाया जा सकता है, और प्रिंट करने वाले हमें लगता है कितना जरूर ऐसी तो बहुत सी कविताएं हैं, ऐसी तो बहुत सी कविताएं हैं जो साहित्य में भी इस तरह की, आपने इसका मतलब जो है निराला की राम की शक्ति पूजा की पहली 16 पंक्तियां पढ़ी नहीं। लेकिन सही सर, उसमें 16 पंक्तियां हैं, 16 पंक्तियों के बाद की जो थीम है और जो भाषा दी गई है वो काफी सुंदर है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये सर मेरे विचार हैं, कविता 16 पंक्तियों की ही हो। अच्छा, राम की शक्ति पूजा का भी बड़ा रोचक है, उसमें दुरांतर वाक्य प्रवाही रचना में है, वर्स पैराग्राफ में, तो उसका अर्थ बहुत आनंददायक निकलता है।
कभी पढ़ा है आपने इसको? वर्स पैराग्राफ कितने लोग जानते हैं? दुरांतर वाक्य प्रवाही रचना राम की शक्ति पूजा है, ये कितने लोगों को पता है, ये बताइए। सर मुझे पता था। और कोई बताइए? फिर राम सुधी जी आप ही बता दीजिए सभी को। सर दूरांतर प्रवाही में जैसे एक लाइन कुछ लाइनों पहले दी जाती है और फिर उसका अर्थ जो ओपन किया जाता है वो कुछ लाइनों दूर किया जाता है। लेकिन सर एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि राम की शक्ति पूजा की थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा होता है दुरांतर वाक्य प्रवाही रचना, ये होता है कि क्रम तो बना रहता है, उसकी लय तो बनी रहती है, लय के लिए पंक्ति पूरी होती है, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं तो वो जो है अगली पंक्ति तक भी जा सकता है, जहां पे अर्धविराम लगा होता है वहां से अर्थ निकल आता है। जैसे राम की शक्ति पूजा में है वो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, ये दूसरी पंक्तियां खत्म हो जाती है, लेकिन अर्थ यहाँ से नहीं आता है, अर्थ इसका पूरा निकलता है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, और तीसरी पंक्ति में 2 शब्द और लिखे आज का, और फिर अर्धविराम लगा है, अर्थ आज का तक लगेगा। ये है, इसको कहते हैं दुरांतर वाक्य प्रवाही रचना, वर्स पैराग्राफ। खैर चलिए, तो देखिए तो इतनी मैंने ये क्यों कहा, ये इतने कठिन तरीके से कविताओं को लिखा गया है, तो इस आधार पर आप अगर कह रहे हैं तो कि ये ब्लॉक की रचना है और वो उसकी रचना है प्रिंटेड, मैं अब आपको बताऊं। देखिए ऐसा है कि जो पहली कविता मैंने पढ़ी कि यह निश्चय अब नहीं डरूंगा, अपने पद से नहीं डरूंगा, यह निश्चय अब नहीं डरूंगा, ये जो कविता है ये एक ब्लॉग लेखक हैं प्रवीण पांडे, उनकी है, और उनके ब्लॉग का जो नाम है वो है न दैन्यम न पलायनम। बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखते हैं, कभी आप लोगों को मौका लगे तो अवश्य पढ़िएगा। प्रवीण पांडे जी की भाषा पर उनका जबरदस्त नियंत्रण है, और उनकी चाहे कविताएं हों और चाहे उनके जो उसमें आलेख रहते हैं, जैसे इधर उन्होंने 2-3 विषयों पर लिखा, एक राम पर लिखा है और दूसरा उन्होंने अपने छात्रावास जीवन पर लिखा है, तो बहुत मतलब मजबूत लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो उसमें आपको सामान्य उसके निबंध भी मिलेंगे राम पर, आपको कविताएं भी मिलेंगी और आपको संस्मरण भी मिलेगी, तो तीनों विधाओं को आपको उसमें मिल जाएगा देखने को। जो दूसरी कविता है वो नाम फिर से बता जी सर, नाम फिर से बता दीजिए। ये प्रवीण पांडे हैं, उनका ब्लॉग है ना दैन्यम न पलायनम, ये है, और बहुत जबरदस्त ब्लॉग है, आप पढ़िएगा कभी, आपको लगेगा कि नहीं ये साहित्य का अंग होना चाहिए, बहुत जबरदस्त ब्लॉग है। ठीक है, मैं उनको लगातार पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ मैं उनको, एक तरह से कहूँ अगर, और इसलिए भी करता हूँ, मैंने ब्लॉग सोच करके नहीं किया था, लेकिन क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं दीनदयाल विद्यालय के, इसलिए मैं उनको फॉलो कर रहा था पहले से लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं उसमें साहित्य का जो एक स्तर है बहुत जबरदस्त है, तो आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया लगेगा। दूसरी जो कविता है वो नरेंद्र मिश्र जी की कविता है, जो उन्होंने गोरा और बादल के उस पर लिखी थी, और उसका भी शब्द चयन इत्यादि बहुत शानदार है, और क्योंकि वीर रस मेरा पसंदीदा रस है इसलिए मैंने जो है उसको पढ़ा। अब क्या है कि इन दोनों कविताओं को, और एक ही रस की कविता दोनों को पढ़ना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने उसको पढ़ा। अब क्या है कि बहुत सारी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये अंतर नहीं कर सकते कि ये प्रकाशित कविता है और ये ब्लॉग पर लिखी कविता है। तो अब सवाल ये उठता है, जब आपने प्रथम दृष्टया देखा तो आपको ये लगा कि नहीं ये दोनों ही कविताएं एक जैसी हैं, लेकिन अब दूसरी बात आती है, फिर साहित्य का जो दूसरा मानक शुरू होता है, वो शुरू ये होता है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि जो कविता है उसकी कविता के क्या लक्षण होते हैं। कविता के लक्षण क्या, आप संवेदना देखेंगे, आप शिल्प देखेंगे, शिल्प में क्या क्या है वो देखेंगे। अगर कविता आधुनिक संदर्भों की है तो उसको जो है जो आज का शिल्प है वो देखेंगे, जैसे प्रतीक है, बिंब है इत्यादि पर ज्यादा बल देंगे। अगर कविता लयबद्ध है तो उस पर दूसरी तरह से देखेंगे। तो ये चीज जो है आपको देखनी पड़ेगी।
यदि इन मानकों को, कविता के मानकों पर ब्लॉग की कविता खरी उतर रही है तो क्या हम उसको साहित्य नहीं मानेंगे? यही कविता आज अगर ब्लॉग में है तो हम इसको साहित्य नहीं मान रहे हैं। कल को मान लीजिए वो प्रकाशित करा दें अपनी 20 कविताएं या 50 कविताएं काव्य संग्रह में, तो हम उसको साहित्य मानने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा उचित तर्क नहीं है, एक बेईमानी सी है कि हम जो है उनको शामिल नहीं करेंगे अपने में, और उसका परिणाम ये होगा कि हम इस साहित्य से वंचित रह जाएंगे। तो हमारा शोध होगा, उसमें ये देखेंगे कविताओं को लेकर के, या हमारा जो शोध होगा कि कविताओं को, मानदंडों को ब्लॉक की कविताओं में कितना स्वीकार किया गया है। और उसका सीमांकन आप बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं कि ब्लॉग, कौन सा ब्लॉग, ऐसा ब्लॉग जो 21वीं सदी के हों, या ऐसे ब्लॉग लूंगा जो इस तरह के हों। उसमें फिर आप सब चीजें खोज सकते हैं, ब्लॉग में स्त्री विमर्श भी खोज सकते हैं, ब्लॉग में आदिवासी विमर्श भी खोजने का प्रयास कर सकते हैं, ब्लॉग में जो है राजनीतिक विमर्श भी खोजने का प्रयास, हर तरह से जितनी चीजें साहित्य में संभव हैं आप जो है ब्लॉग में खोज सकते हैं। एक जैसे कुछ लोगों ने एक अपना तर्क दिया, जो लोग कह रहे थे कि वो नहीं, ब्लॉग जो है वो हम उसको साहित्य नहीं मानते क्योंकि उसमें बहुत कूड़ा करकट रहता है और सही नहीं रहता है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम सिर्फ प्रमाणिक ब्लॉग लेंगे, वो ब्लॉग जो ये जो है जिनकी प्रामाणिकता हो, जिस पर लेखक का परिचय, लेखक के बारे में जानकारी, ये सारी चीजें उपलब्ध हों। यदि कोई अपनी इस बात को छुपा रहा है तो इस बात का प्रमाण क्या होगा कि वो मौलिक है। अब ये चीज अगर हमें मालूम चल जाएगी तो हम अपने ब्लॉग को भी साहित्य मान सकते हैं। और अगर वो साहित्य के सारे मानदंडों को पूरा कर रहा है तो उसको साहित्य मानने में समस्या क्या है? तो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप देखना पड़ेगा। जैसे आप उसमें जाएंगे तो संस्मरण में लेंगे, तो क्या संस्मरण के जो मानदंड हैं जो प्रकाशित साहित्य में माने जाते हैं, क्या ब्लॉग उनको पूरा कर रहा है? भाई, संस्मरण हो या रिपोर्टाज हो या यात्रा वृत्त हो, इनका क्या किसी का भी, एक का भी मानदंड ये है कि प्रकाशित होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो माध्यम कोई भी हो सकता है। पहले जो है, जो ब्लॉग लेखकों का तर्क है कि भाई पहले शिला पर लिखा जाता था, फिर कपड़े पे लिखा गया, भोजपत्र पे लिखा गया, फिर कागज पर लिखा जाने लगा। तो आज अगर हम कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो क्या हमें साहित्य नहीं माना जाएगा? तो अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि जो साहित्य लिखा गया वो मानदंडों पर खरा उतर रहा है तो हम उसको मानेंगे। फिर जो दूसरा तर्क है साहित्यकारों का कि नहीं, उस पर बहुत कूड़ा इकट्ठा है, ये तो देखिए, कूड़े को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसी ऐसी कविताएं आपको बताऊं पढ़ी हैं, प्रकाशित कविताओं की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप लोग देखेंगे तो आप देख लीजिएगा। जैसे जो है, आप किसी भी पत्रिका को उठाइएगा, उसमें अगर 50 कविताएं हैं तो उसमें 2 कविताएं, 5 कविताएं, 10 कविताएं इतनी दोयम दर्जे की होंगी कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप कविता। और इतना ही नहीं, मैंने तो कई सारे जो है वो इस तरह के काव्य संग्रह देखे जिनमें मतलब कविता के नाम पर कुछ नहीं है। तो हम उसको तो साहित्य मानने को तैयार हैं, लेकिन हम उसको साहित्य मानने को तैयार नहीं हैं जिसमें हमें साहित्यिक चीजें मिल रही हैं, या जो साहित्य के सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है। तो इस पर हम लोगों को एक बार सोचना होगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर ब्लॉग लेखक चाहते हैं कि ब्लॉग को साहित्य के रूप में समाज में स्वीकार किया जाए, तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ानी होगी, और उसकी प्रामाणिकता बढ़ानी होगी। साथ में उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, अगर वो चाहते हैं कि उनको माध्यम माना जाए तो उनको विधा ना माना जाए, तो फिर उनको ये भी अंतर करना पड़ेगा कि डायरी की तरह सब चीजें उसमें ना इकट्ठी कर दें। कविता के लिए अलग ब्लॉग रखें, लघु कथा के लिए अलग ब्लॉग रखते हैं, यात्रा संस्मरण के लिए अलग ब्लॉग रखते हैं, रिपोर्टाज के लिए अलग ब्लॉग रखते हैं, डायरी लेखन के लिए अलग ब्लॉग रखते हैं। तो अगर इस क्रम में चलेंगे और इन चीजों को प्रॉपर ढंग से मैनेज करते चलेंगे, इनका प्रबंधन करते चलेंगे, तो सभी लोग स्वीकार करेंगे। भाई, किसी काव्य संग्रह में कहीं ये तो निश्चित नहीं होता कि नहीं 50 कविताएं होंगी, 100 कविताएं होंगी।
कोई काव्य संग्रह 20 कविताओं का भी होता है, कोई काव्य संग्रह 100 कविताओं का होता है, कोई 50 का होता है, कोई 70 का होता है। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, संख्या के आधार पर निर्धारण नहीं होगा। तो ब्लॉग लेखक अगर अपनी सभी कविताओं को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको जो है आपके सामने रखते हैं, तो क्या समस्या है उसको साहित्य के रूप में स्वीकार करने में या उनको मान्यता दी? तो ये मेरा मानना है। इसमें 3-4 बिंदु हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा कि शोध जब आप करते हैं तो आपको सुझाव भी देने होते हैं। तो सुझाव की दृष्टि से मैंने आपको ये बताया कि अगर उनकी प्रामाणिकता है और उसका प्रबंधन ठीक से कर रहे हैं अगर ब्लॉग लेखक, तो वो बहुत सुंदर स्वरूप में जो है साहित्य की कोटि में आ सकता है। वो कविताओं का ब्लॉग अलग रखें, लघु कथा का अलग रखें, यात्रा संस्मरण का अलग रखें, रिपोर्टाज का अलग रखें। तो इससे जो है बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि ठीक हो सकती हैं और उनको जो यथोचित सम्मान है वो ब्लॉग लेखकों को मिल सकता है। ये मेरी बात है। तो मैंने आपके सामने अपनी ब्लॉग को लेकर के जितनी भी बात थी सोशल मीडिया में, मैंने स्पेसिफिकली ब्लॉग को उठाया था। आप लोग चाहें तो इस पर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं और शोध भी कर सकते हैं। पर पूरा शोध प्रबंध लिखा जा सकता है, बहुत कम काम हुआ है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। शोध प्रबंध जो है दोनों तरह से हो सकता है। आप जो है हिंदी ब्लॉगों की साहित्यिकता विषय पर अपना शोध प्रबंध कर सकते हैं, हिंदी ब्लॉगों की साहित्यिकता का अध्ययन, और उसमें विधागत आप अपने चैप्टर बना सकते हैं कि भाई कविता, फिर कहानी, फिर जो आपको उपलब्ध होता गया उसमें ब्लॉगों में क्या उपलब्ध है, किस तरह से हैं चीजें और उसकी प्रामाणिकता। फिर जो ब्लॉग लेखक हैं आप उनसे बात भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और अपने शोध को एक मौलिक और प्रामाणिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरी बात समाप्त हुई। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बताइए, है किसी का कोई और प्रश्न? मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है। यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछ लो। सर मैंने रिसर्च पेपर तो लिख लिया है, लेकिन नाम बता दीजिए जिससे मैं जुड़ सकूं, और बेहतर रहेगा कि जो प्रश्न पूछे वो अपना वीडियो ऑन कर ले तो मुझे जुड़ने में सहायता रहेगी। ठीक है, हाँ बताएं सिमरन। नमस्ते सर। सर जैसे हमने रिसर्च पेपर तो लिख लिया है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि जो लिखा है वो सही है या नहीं है? तो सर जैसे हम आपको व्हाट्सएप करते या आपने अपने रिसर्च पेपर का क्या रखा है, शीर्षक क्या है, परिकल्पना क्या है आपकी? सर 21वीं सदी का भारत और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता। 21वीं सदी के भारत का क्या आपने पैरामीटर्स लिए, क्या होता है 21वीं सदी का भारत? सर 21वीं सदी के भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में क्या प्रासंगिकता है, इस टाइप का कुछ? नहीं, ये आर्टिकल तो हो सकता है। आप मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में क्या खोजना चाहते हैं, या तो फिर आप सिर्फ ये खोजिए कि उनकी प्रासंगिकता क्या है, मतलब जो रेलेवेंट इश्यूज हैं, मतलब आज के जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर अटल जी के क्या विचार हैं। ठीक है, तो आपकी परिकल्पना के फिर दो बिंदु हो गए कि अटल जी प्रासंगिक क्यों है। प्रासंगिकता का मतलब हुआ कि जो आज का युग है 21वीं सदी का, उसमें जो है जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के अटल जी की कविताओं में उन्होंने क्या अभिव्यक्ति की है। यदि उसके समाधान मिल रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अटल जी की कविताएं प्रासंगिक हैं। यदि उन पर समाधान नहीं दे रहे हैं, उन पर विचार नहीं कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी कविताओं में जो है 21वीं सदी का कोई प्रासंगिक विवरण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सर जैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी पे शोध करने का भी सोचा था, तो पंकज सर ने कहा कि उनकी सिर्फ एक किताब अवेलेबल है तो उस पे शोध नहीं हो सकता। तो सर ये क्या सही है? नहीं, तो उसका एक तरीका है, आप शोध कर सकते हैं। पंकज सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप दूसरे तरीके से उस पर शोध कर सकती हैं। उस पर शोध इस तरह से कर सकती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय भाषणों में 21वीं सदी के राजनैतिक चिंतन। ठीक है, तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या मानदंड है,
तो उनके संसदीय भाषण जो है वो आप निकलवा लीजिए उसे लोकसभा सचिवालय से, आपको उसकी प्रतियां मिल जाएंगी, जो भी रिटर्न उनके होंगे वहां पे उपलब्ध होंगे, और उनके आधार पे आप शोध कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर इससे थोड़ा अलग नहीं हो सर ये जाएगा? साहित्य बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का विषय ज्यादा हो जाएगा। जी सीरियस जी है। जी। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न? सर अगर धूमिल पर कोई पेपर लिखना है तो उसकी परिकल्पना क्या होगी? धूमिल पर आप क्या खोजना है? देखिए मैंने क्या कहा, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। किसी ने कहा हरिशंकर परसाई, आपने कहा धूमिल, ठीक है, या मान लीजिए सिमरन जी ने कहा कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी, तो आप सभी लोग अपने से एक प्रश्न ये पूछिए कि क्या खोजना है मुझे उनमें। जब आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे तो आपका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। सर जैसे सर मैंने ये सोचा था कि जैसे धूमिल पर अभी तक धूमिल पर बहुत काम हो गया है और धूमिल की कविताएं मुख्यतः कविताएं ही हैं, गद्य बहुत कम लिखा उन्होंने, तो उनका जो धूमिल समग्र 3 भागों में है, उसके दूसरे भाग में गीत है। तो जो धूमिल के गीत हैं उन पे कुछ कुछ उन गीतों का जो स्वरूप है वो उनकी कविता से कुछ हटकर है, और उसमें वो उस आक्रोश की जगह वो प्रेम एक तरह से प्रेम काव्य भी है, और उसमें कुछ कुछ छायावादी कवियों की तरीके की कविताएं या गीत भी हैं। तो मैं सोचा था सर एक पेपर मैं उस पर तैयार कर लूं। तो आप उसमें धूमिल के गीतों में श्रृंगारिक चेतना का अध्ययन, धूमिल तो वो सर उसकी कोई परिकल्पना मुझे नहीं मिल पा रही थी। परिकल्पना ही बता रहा हूं। सर उसको श्रृंगारिक कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, जब आप वही खोजना चाहते हैं। नहीं सर प्रेम नहीं सर, मतलब प्रेम तक तो ठीक है। प्रेम और श्रृंगार एक ही चीज है, देखिए शब्द है, वो सिर्फ अंतर है। हाँ। तो सर उसकी परिकल्पना क्या होगी सर? उसकी परिकल्पना ये होगी कि धूमिल के गीतों में श्रृंगार रस की का अध्ययन या उसकी चेतना की उपस्थिति। भाई उसकी परिकल्पना यही होगी ना कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि धूमिल के गीतों में श्रृंगारिक चेतना है, ये मेरी परिकल्पना है। अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलती है तो नहीं है। या आप उसको और स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको संयोग और वियोग को अलग अलग करके कर सकते हैं, और स्पेसिफाई हो जाएगी। अब ये सब कैसे होगा? कुछ नहीं, धूमिल के गीतों में वियोग श्रृंगार रस उपस्थित है, ये आपकी परिकल्पना हो गई। अब अगर वियोग आपको मिलता है तो उपस्थित है, अगर वियोग नहीं मिलता है तो उपस्थित नहीं है। सर जैसे ये परिकल्पना हो गई धूमिल के गीतों में वियोग श्रृंगार रस उपस्थित है, तो इस परिकल्पना का शीर्षक क्या होगा?